तो हाउस रेंट अलाउंस एक बहुत इंपॉर्टेंट अलाउंस जो हमने फिनिश किया भाई। मोस्टली एम्प्लॉयज़ को, जितने भी इंडिया में एम्प्लॉयज़ हैं, उनको हाउस रेंट अलाउंस तो भाई मिलता ही मिलता है। ये एक ऐसा अलाउंस है जो यूजुअली मोस्टली एम्प्लॉयज़ अवेल करते हैं, और कंपनीज़ भी अपने स्ट्रक्चर में, मतलब सैलरी स्ट्रक्चर होता है एक, कई कंपनीज अलाउंसेस देती हैं, कई कंपनीज अलाउंसेस नहीं देती। कई कंपनीज बोलती हैं नहीं भाई नहीं, हम अलाउंसेस नहीं देंगे, सैलरी जो तुम्हें लेनी है वो ले लो, अलाउंसेस हम नहीं देंगे। अपनी कंपनी टू कंपनी पॉलिसी होती है भाई, कोई फिक्स नहीं है कि कौन सी कंपनी कौन से तरह के अलाउंस देगी, कोई फिक्स बात नहीं है इसमें। हाँ, कुछ अलाउंस कुछ तरह की कंपनी देती ही देती है, जैसे सेफ्टी अलाउंस देती हैं, माइनिंग वर्कर्स को दिया जाता है, हेल्थ अलाउंस दिया जाता है जो लोग हजार्डियस प्रोडक्ट्स वाली फैक्ट्रीज में काम करते हैं। तो कुछ अलाउंसेस मैंडेटरी होते हैं, कुछ अलाउंसेस जरूर दिए जाते हैं कुछ कुछ इंडस्ट्रीज में, बट अदरवाइज अलाउंसेस देना एक कंपनी की चॉइस है। कंपनी चाहे तो अलाउंस देगी, चाहे तो अलाउंस नहीं देगी। हमारा काम है भाई, जो कंपनी अलाउंस दे रही है उसकी टैक्सेबिलिटी को असर्टेन करना, ये देखना कि वो अलाउंस किस एक्सटेंट तक टैक्सेबल होगा, किस एक्सटेंट तक वो नॉन टैक्सेबल होगा। जैसा कि एचआरए में हमने देखा, जो एग्जेम्पशन लिमिट थी वो 3 लिमिट से मिलकर बनी थी। वो 3 लिमिट अगर आपने सेटिस्फाई करी तो आप एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आओगे। वो 3 लिमिट में से जो मिनिमम होगा वो आपका एग्जेम्पशन अमाउंट होगा, बाकी की बाकी आपका एचआरए टैक्सेबल होगा। सो ये था हमारा एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं भाई चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस। तो आपके कंपनी में कई बार पॉलिसी होती है कि जो एम्प्लॉय के चिल्ड्रन होते हैं उनका एजुकेशन पे जो भी खर्चा माँ बाप करेंगे वो तो करेंगे ही करेंगे। कंपनी कुछ अलाउंस देती है कि आप थोड़ा सा खर्चा हमसे बियर करवा लो, थोड़ा सा अमाउंट हमसे ले लो चिल्ड्रन अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस का। और बिल्कुल वही टेक्निक भाई, एक्ट हमको बता देगा कि एम्प्लॉयर चाहे जितना भी चिल्ड्रन अलाउंस दे, चाहे 1000, 2000, 3000 रुपए महीना, 10,000 रुपए महीना, कितना भी दे, एक्ट बता देगा कि इसमें से कितना पोर्शन एग्जेम्प्ट होगा, बाकी जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है वो सारा का सारा होगा टैक्सेबल। सिर्फ वो वाला पोर्शन जो एक्ट ने बताया है, सिर्फ वो वाला पोर्शन जो रूल्स ने बताया है कि ये एग्जेम्प्ट होगा, सिर्फ वो वाला पोर्शन एग्जेम्प्ट होगा। तो अगेन हमें एग्जेम्पशन की लिमिट्स पढ़नी है, हमें एग्जेम्पशन का टेक्निक, कैसे एग्जेम्पशन कैलकुलेट होनी है वो पढ़नी है इस एजुकेशन अलाउंस में। आओ देखते हैं कैसे। सो एन अलाउंस टू मीट एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉई। तो एम्प्लॉई के चिल्ड्रन के एजुकेशन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए जो अलाउंस मिलता है उसे बोलते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। तो भाई दो आपको अमाउंट दिए हुए हैं, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड टू द मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड टू द मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, और एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड विच एवर इज लोअर। यहां 3 लिमिट नहीं है, यहां सिर्फ 2 लिमिट है। तो 100 रुपए पर मंथ आप एक चाइल्ड के एजुकेशन का अलाउंस दे सकते हो। हाँ भाई, बहुत 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 कम है। 100 रुपए तो क्या ही होता है, मतलब ये तो एक मजाक करने के इक्विवेलेंट है। लेकिन भाई ये जो अलाउंस की कैटेगरी है ये टारगेटेड ही है लोअर मिडिल, लोअर इनकम ग्रुप के लिए, जो बिल्कुल लोएस्ट इनकम ग्रुप होते हैं, जो अपने बच्चों की फीस बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पाते, और जो अपने बच्चों को बहुत मुश्किल से केंद्रीय विद्यालय में, सर्वोदय विद्यालय में या गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाते हैं, जहाँ की फीस ही होती है 50 रुपए महीना, 40 रुपए महीना, 90 रुपए महीना। उन वाले लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए ये वाला अलाउंस रखा गया है बस। ये बिल्कुल भी मिडिल क्लास के लिए बेनिफिशियल नहीं है, अपर क्लास तो भूल ही जाओ। वहां तो भाई एक एक बच्चे का खर्चा महीने का 10-10 हजार रुपए महीना का खर्चा बड़े बड़े स्कूलों का आता है एजुकेशन के नाम पे। सो ये वाला जो अलाउंस है इसकी लिमिट है 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड। तो 2 चाइल्ड से ज्यादा आप ये वाला अलाउंस नहीं क्लेम कर सकते, सिर्फ 2 चिल्ड्रन पे ही आपको ये वाला अलाउंस मिलेगा। और एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जो भी एम्प्लॉयर से एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुआ है, दोनों में से जो भी कम है, ऑब्वियसली बात है भाई 100 रुपीज ही कम होगा, क्योंकि 100 रुपीज से कम का अलाउंस ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। 100 रुपीज ही हमेशा कम होगा, मोर ऑफन देन नॉट। हाँ, हम क्वेश्चन जरूर ऐसे पढ़ेंगे जहां 100 रुपीज से भी कम एम्प्लॉयर अलाउंस दे रहा है, बट हमारा टैक्सेबल कौन सा अमाउंट माना जाएगा, या तो 100 रुपीज या एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड विच एवर इज लोअर। अब इसी के साथ एक और तरह का अलाउंस होता है जो हम साथ साथ पढ़ते हैं। इसका अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया ना, वैसे तो कम ही आता है इस वाले अलाउंस का क्वेश्चन, क्योंकि बहुत इजी कंप्यूटेशन है, बट जब भी क्वेश्चन आएगा तो दोनों का इकट्ठा आएगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल अलाउंस, दोनों का इकट्ठा क्वेश्चन आएगा। आओ पढ़ते हैं। An allowance to meet hostel expenses of the children by whatever name called। तो हॉस्टल से रिलेटेड एक्सपेंसेस, हॉस्टल में रहने के एक्सपेंसेस आपके इस वाले अलाउंस से मीट होते हैं। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स।
rupees 300 per month per child to the maximum of 2 children. Actual amount received for each child to the maximum of 2 children. तो अगेन 300 रुपये पर मंथ की यहाँ पर लिमिट लगाई गई है भाई, और एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड बोला गया है, और वही मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन तक आप ये वाला अलाउंस क्लेम कर सकते हो। अगर थर्ड चाइल्ड को आपने एजुकेशन अलाउंस लिया अपने एम्प्लॉयर से, तो भाई थर्ड चाइल्ड का जो एजुकेशन अलाउंस होगा वो फुल्ली टैक्सेबल होगा, एक भी रुपया उसमें नॉन टैक्सेबल नहीं होने वाला। ठीक है सर, बात समझ में आई। सो फॉर बोथ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल एजुकेशन अलाउंस, फॉलोइंग पॉइंट्स में बी नोटेड। कुछ पॉइंट्स हैं जो दोनों अलाउंसेस में कॉमन है, आओ देखते हैं कौन से। चाइल्ड इंक्लूड्स अडॉप्टेड चाइल्ड, स्टेप चाइल्ड, बट डज नॉट इंक्लूड इलेजिटिमेट चाइल्ड एंड ग्रैंड चाइल्ड। तो भाई चाइल्ड जो होगा वो अडॉप्टेड चाइल्ड भी इसमें इंक्लूडेड होगा, अगर आपका बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है और अगर आपने उसे अडॉप्ट किया है तो वो चाइल्ड इस कैटेगरी में आ जाएगा। स्टेप चाइल्ड, जैसे स्टेप मदर होता है, स्टेप फादर होते हैं जब मदर दूसरी शादी कर लेती हैं आफ्टर डेथ और आफ्टर डिवोर्स ऑफ द फर्स्ट फादर। सो उस केस में अगर आपके स्टेप चाइल्ड हैं तो भी ये वाला अलाउंस आपको मिलेगा, बट इट इज़ नॉट इंक्लूड इलेजिटिमेट चाइल्ड। इलेजिटिमेट मतलब नाजायज़, नाजायज़ मतलब जब शादी के बगैर चिल्ड्रन होते हैं, तब जो चिल्ड्रन होते हैं उन पे आप भाई एजुकेशन अलाउंस नहीं मांग सकते अपने एम्प्लॉयर से। तो इलेजिटिमेट चाइल्ड पे ये एप्लीकेबल नहीं है, ये एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी इन केस ऑफ इलेजिटिमेट चाइल्ड, और ग्रैंड चाइल्ड में ये वाली एग्जाम्पशन नहीं मिलती, आपके अपने चाइल्ड पे मिलती है। पोतों पोतियों नाते नातिन उस पे आपको ये एजुकेशन अलाउंस नहीं मिलेगा। चाइल्ड में भी मेजर और माइनर, चाइल्ड मेजर भी हो सकता है माइनर भी हो सकता है, दोनों सिचुएशन में ये वाला अलाउंस आपको मिलेगा। डिडक्शन इज अवेलेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसको ज़रा हाईलाइटर से हाईलाइट कर लेना कि जो आपको डिडक्शन अवेलेबल होगी वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने खर्चा एक्चुअल कितना किया और किया भी या नहीं किया। हो सकता है आपके चिल्ड्रन पढ़ ही ना रहे हो सकता है आपके चिल्ड्रन स्कूल जा ही ना रहे हों, पढ़ाई वो कर ही ना रहे हों, जैसे मजदूरों के बच्चे भाई नहीं पढ़ते, तो भी ये एग्जामिशन अवेलेबल होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड और नॉट। जबकि याद करना, हाउस रेंट अलाउंस के केस में अगर आप अपने घर में रह रहे हो या फिर आप किसी ऐसे घर में रह रहे हो जहां पर आपको रेंट नहीं पे करना पड़ रहा, तब हाउस रेंट अलाउंस एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं है। जबकि इस केस में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप खर्चा कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे, आपको एग्जेम्पशन मिलेगी अगर आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या हॉस्टल अलाउंस मिल रहा है तो। एक छोटा सा प्रिंसिपल डिफरेंस है हाउस रेंट अलाउंस और सीई और CHA में, भाई ये डिफरेंस यही है कि हाउस रेंट अलाउंस अगर आप खर्चा नहीं कर रहे कुछ भी और अगर आप अपने घर में रह रहे हो तो हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के केस में इवन अगर आपका चाइल्ड पढ़ नहीं रहा, स्कूल नहीं जाता, तो भी आप ये वाली एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। ठीक है सर, बात समझ में आई? तो सर एज यूजुअल अगर आप एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा देना इस वाले कॉन्सेप्ट का, तो कॉन्सेप्ट एकदम हमारे दिमाग में छप जाएगा और जैसे ही वो छपा वैसे ही हमें वो याद हो जाएगा। हाँ भाई हाँ, बिल्कुल मुझे याद है तुम्हारी बात। सो आओ स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5। मिस्टर लालू सिंह received education allowance of rupees 80 per month for his first child, rupees 90 per month for his second child, and rupees 120 per month for his third child. He also received hostel allowance of rupees 1000 per month. None of his children are studying. उसका कोई बच्चा पढ़ता ही नहीं। फाइंड द टैक्सेबल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल अलाउंस। आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस निकालना है और हॉस्टल अलाउंस निकालना है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई? दोनों अलाउंस की हमें कंप्यूटेशन करनी है। आओ देखते हैं कैसे होगी कंप्यूटेशन। ओके सर, क्या नाम है? मिस्टर लालू सिंह।
तो आपको टैक्सेबल अलाउंस निकाल के लाना है, और जैसा कि हमने भाई लास्ट अपने क्वेश्चन में भी किया था, टैक्सेबल निकालने के लिए एग्जेम्प्ट निकालना पड़ता है, टोटल लिखना पड़ता है, टोटल के नीचे आप एग्जेम्प्ट माइनस करोगे तब जाके टैक्सेबल निकल के आता है। जी सर, हमें याद है। आओ स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। सबसे पहली बात है अलाउंस रिसीव्ड। कितना अलाउंस रिसीव हुआ है भाई? तो सर जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव हुआ है ना, वो रिसीव हुआ है 80 + 90 + 120 मल्टीप्लाइड बाय 12। पहले बच्चे के लिए 80, दूसरे के लिए 90, तीसरे के लिए 20 पर मंथ, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बाय 12। इतना अलाउंस रिसीव हुआ है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। और सर जो चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस है वो है 1000 मल्टीप्लाइड बाय 12। 1000 रुपये का पर मंथ हॉस्टल अलाउंस मिलता है। ठीक है सर, तो बस अब इसके अंदर से अलाउंस एग्जेम्प्ट में माइनस कर दूंगा, तो भाई क्या निकल के आएगा? अलाउंस विच इज टैक्सेबल। तो बस अब हमें करना क्या है, एग्जेम्प्ट वाला अलाउंस निकालना है। दो अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, दोनों का एग्जेम्प्ट वाला पोर्शन निकालना है। बचा हुआ क्या बनेगा? टैक्सेबल बन जाएगा, मैं उस पर टैक्स पे कर दूंगा। तो ये है वर्किंग नोट नंबर 1। Computation of exempt portion of children education allowance। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का एग्जेम्प्ट वाला पोर्शन हमको कंप्यूट करना है। ठीक है सर। सो लिमिट है भाई, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। ठीक है, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन। ठीक है, विच मीन्स 100 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो सबसे पहली लिमिट है 100 रुपये 12 महीने के लिए 2 बच्चों के लिए, 1200 मल्टीप्लाई बाय 2 2400। अच्छा, दूसरी लिमिट क्या है? दूसरी लिमिट है एक्चुअल रिसीव्ड, जो एक्चुअल रिसीव हुआ है। ठीक है सर, भाई एक्चुअल जो रिसीव हुआ है वो 3 बच्चों के लिए रिसीव हुआ है, 80, 90 और 120। 80, 90 और
120। भाई देखो बहुत सीधी सी बात है, मैं चाहूंगा कि मैं इन तीनों बच्चों में से उन वाले 2 बच्चों का अलाउंस पकड़ूं जिससे कि मेरी एग्जामिशन हो सबसे ज्यादा। तो जो पहला बच्चा है जिसको 80 रुपए की अलाउंस एक्चुअली मिली है, वो तो भैया बहुत कम, मेरा जो अलाउंस मुझे मिलेगा वो 80 रुपए तक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, 80 रुपए है सबसे कम। तो मैं अब मुझे सोचना है कि मैं 80 रुपए वाला अलाउंस लूं, जिसको 80 रुपए मिला है वो वाला अलाउंस लूं, या जिसको 90 रुपए मिला है वो वाला अलाउंस लूं, या जिसको 120 रुपए मिला है वो वाला अलाउंस लूं। मैं तीनों में से कौन से वाले बच्चे को चूज करूं, क्योंकि मुझे तीनों में से एक बच्चा चूज करना है, 2 बच्चे चूज करने हैं जिनका कि मैं अलाउंस एक्चुअल जो लिमिट है उससे कंपेयर करके दोनों में से जो मिनिमम होगा उसको मैं अज्यूम करूंगा कि ये मेरा एलिजिबल अलाउंस है, एग्जेम्पशन है। तो मैं इन तीनों में से कौन से वाले बच्चे को चूज करूं, कौन से वाले 2 को चूज करूं, क्योंकि करना तो 2 ही है। 2 बच्चों का ही अलाउंस एग्जेम्प्ट माना जाता है, तीसरे बच्चे का तो भाई टैक्सेबल होगा ही होगा। तो भाई चॉइस तुम्हारी है, मुझे कोई भी 2 एग्जेम्प्ट करवाने हैं तो या तो 80 और 90 वाला एग्जेम्प्ट करा लो, 120 को टैक्सेबल करा दो, या 90 और 120 वाला एग्जेम्प्ट करा दो, 80 को टैक्सेबल करा दो। मुझे कोई भी 2 एग्जेम्प्ट करने हैं। भाई ये रूल कहता है एग्जेम्पशन जो होगी वो मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, कोई भी 2 बच्चों की एग्जेम्प्ट इनकम होगी। ठीक है, अब मुझे चूज करना है, मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों में से कौन से 2 का मैं एग्जेम्प्ट इनकम मानना चाहता हूं, मैं ये चूज करूंगा। तो अब चॉइस तुम्हारी है, या तो 80 और 90 को एग्जेम्प्ट करा दो, 120 को टैक्स करा दो, या 90 और 120 को एग्जेम्प्ट करा दो, 80 को टैक्स करा दो। तो बताना तुम टैक्स ज्यादा अमाउंट पे देना चाहोगे या कम अमाउंट पे देना चाहोगे? सर ऑफ कोर्स कम अमाउंट पे देना चाहेंगे हम टैक्स। तो तुम एग्जेम्पशन मतलब ज्यादा अमाउंट पे लेना चाहोगे? हां सर हम एग्जेम्पशन ज्यादा अमाउंट पे लेना चाहेंगे। तो भाई ऑब्वियसली तुम्हारी चॉइस क्या होगी? तुम्हारी चॉइस होगी सर 90 और 120 को एग्जेम्प्ट करा दो, मुझे इस पे कोई टैक्स नहीं देना, मैं 80 पे टैक्स दे दूंगा अगर मुझे देना ही पड़ा तो। मैं टैक्स अपना कम से कम रखना चाहता हूं। अगर टैक्स मैं अपना कम से कम रखना चाहता हूं तो भाई मेरी इनकम भी कम से कम होनी चाहिए। तो मेरे को इनकम टैक्स एक्ट छूट दे रहा है, इन तीनों में से कोई भी 2 को एग्जेम्प्ट करा लो, कोई भी 2 इनकम को टैक्स फ्री करा लो। तो नेचुरली मैं तो जो सबसे ज्यादा वाली 2 होंगी उन्हीं को टैक्स फ्री कराऊंगा, मैं और किसी को क्यों टैक्स फ्री कराऊं? मैं तो उन दोनों को टैक्स फ्री कराऊंगा। तो मैं किन दोनों इनकम को टैक्स फ्री कराऊंगा? मैं 90 और 120 को टैक्स फ्री कराऊंगा, मैं 80 को टैक्सेबल लिमिट में आने दूंगा। तो ये जो तुमने लिखा है ना एक्चुअल रिसीव्ड, एक्चुअल रिसीव्ड के आगे तुम्हें अमाउंट लिखना है, तो भाई मैं जो अमाउंट लिखूंगा वो 90 और 120 वाला लिखूंगा, ना कि 80 वाला, ताकि 90 और 120 वाला एग्जेम्प्ट हो जाए, मुझे उस पर छूट मिल जाए और मेरा जो टैक्सेबल हो वो 80 टैक्सेबल हो जाए। 80 कम है तो वो टैक्सेबल हो जाए तो मुझे चिंता नहीं। तो 90 को मैं टैक्स फ्री कराना चाहता हूं, ठीक है। तो 90 इंटू 12 प्लस दूसरा तुम कौन सा टैक्स फ्री कराना चाहते हो? सर दूसरा जो हम टैक्स फ्री कराना चाहते हैं वो कराना चाहते हैं 120। अब सुनना जरा, 120 जो टैक्स फ्री होगा वो मैक्सिमम 100 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। मैक्सिमम लिमिट कितनी है टैक्सेबल करने की? 100 रुपए। 100 रुपए से ज्यादा टैक्स फ्री नहीं हो सकता। तो वो जो 120 है ना, उसको 120 लिखने की बजाय मैं लिखूंगा 100, क्योंकि मेरे को जो छूट मिलेगी, मेरे को जो एग्जेम्पशन मिलेगी वो सिर्फ 100 रुपए तक की लिमिट पे मिलेगी। एक्चुअल चाहे 120 हो, मुझे 20 रुपए पे तो टैक्स पे करना ही करना पड़ेगा। मेरे को जो छूट मिलेगी, मेरे को जो एग्जेम्पशन मिलेगी वो मिलेगी 100 रुपए की केवल। 90 तो पूरा का पूरा मिल जाएगा क्योंकि 100 से नीचे नीचे है, तो 100 से नीचे तो पूरा। अगर मैं 80 चूज करता पूरा मिल जाता, 80 में चूज करता मुझे पूरा का पूरा एग्जेम्पशन मिल जाता। लेकिन जब मैंने 120 चूज किया तो भाई पूरा 120 का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा 100 रुपए का। तो यहां पर जो 120 था उसको मैंने कन्वर्ट करके लिख दिया 100 रुपए। ठीक है सर, अब देखते हैं भाई एग्जेम्पशन कितने अमाउंट का मिला है। एग्जेम्पशन जो मिलेगा वो मिलेगा 2280।
एक्चुअल रिसीव्ड। अब हमें डिसाइड करना है इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, और जो मिनिमम है उसी अमाउंट का हमको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो सर जो मिनिमम है वो है 2280, हेंस एग्जेम्प्ट। तो भाई कितना एग्जेम्प्ट होगा 2280, विच इज द मिनिमम अमाउंट आउट ऑफ दीज टू अमाउंट्स 2400 एंड 2280। ठीक है सर, बात समझ में आई। अब देखो छोटी छोटी बारीकियां बहुत ज्यादा समझने वाली। सबसे पहले तो 100 पर मंथ पर चाइल्ड रिसीव फॉर 2 चाइल्ड, ये अपर लिमिट है, इसके ऊपर तुम नहीं जा सकते, इसके ऊपर तुमको एग्जेम्पशन नहीं मिल सकती। एग्जेम्पशन मैक्सिमम 100 रुपए के हिसाब से मिलेगी। और जो एक्चुअल रिसीव्ड है, हाँ अगर वो इससे कम है, 100 रुपए से कम है, तो उसकी एग्जेम्पशन मिल जाएगी जो मिनिमम होगा, क्योंकि उन दोनों में से एक की एग्जेम्पशन मिलती है। तो मिनिमम तो यही वाला है भाई, तो मैंने इसकी एग्जेम्पशन ले ली। ध्यान रखने वाली बात ये, अगर 3 बच्चे दिए हुए हैं उसमें से मैं एग्जेम्पशन के लिए जो सबसे हाई जिसको अलाउंस मिल रहा है वो वाला बच्चा चूज करूंगा, क्योंकि तब मेरा फायदा ज्यादा है। मैंने अगर कम अलाउंस वाला बच्चा चूज कर लिया, जिसको कम अलाउंस मिल रहा है, अगर मैंने उस बच्चे को चूज कर लिया तो मेरी जो एग्जेम्पशन होगी वो कम हो जाएगी और टैक्सेबल बढ़ जाएगी। चलो मैं ना तुम्हें एक और एक्सपेरिमेंट करा के दिखाता हूं भाई। लिखना मत, अपने रजिस्टर में लिखना मत। मैं ना यहां पर जो मैंने 90 और 100 चूज किया, मैं 80 और 90 चूज करके दिखाता हूं तुम्हें, तब देखते हैं कि हमारी जो एग्जेम्पशन है वो गिरती है या बढ़ती है। ठीक है, अपने रजिस्टर में मत लिखना। ठीक है सर, चलो मैं कहता हूं नहीं भी नहीं, मुझे तो अपना पहले वाला बच्चा से ज्यादा प्यार है, मुझे अपने एग्जेम्पशन जो दिलानी है वो पहले वाले बच्चे को दिलानी है और दूसरे वाले बच्चे को दिलानी है। दूसरे वाले बच्चा है 90, पहले वाला बच्चा है 80, 80 और 90 वाले बच्चे को मुझे एग्जेम्पशन दिलानी है। ठीक है सर, आओ देखते हैं एग्जेम्पशन कितनी हो जाएगी इस केस में। सर एग्जेम्पशन हो जाएगी इस केस में 2040। एग्जेम्पशन हो जाएगी इस केस में 2040। बताना एग्जेम्पशन कम हो गई क्या? हाँ सर, एग्जेम्पशन कम हो गई, क्योंकि हमने 80 रुपए वाले बच्चे के लिए एग्जेम्पशन क्लेम कर ली, जबकि हमको करनी चाहिए थी 120 वाले बच्चे के लिए एग्जेम्पशन क्लेम 100 रुपए के हिसाब से। तो जब भी तुम्हें ऑप्शन दिया जाए कि तुम अपने एक्चुअल रिसीव्ड में 3 बच्चे हैं, तीनों में से कोई भी एक चूज कर लो, जो कि लॉ देता है, तुम्हें दिया नहीं जा रहा, लॉ दे रहा है। लॉ कह रहा है कि एनी 2 चाइल्ड कैन बी टेकन फॉर दिस एग्जेम्पशन। तो एनी 2 चाइल्ड जब इस वाले एग्जेम्पशन के लिए आया जाता है भाई, तब हम लोएस्ट 2 नहीं चूज करते, हाईएस्ट 2 चूज करते हैं। जिनको सबसे ज्यादा एचआरए मिल रहा होता है वो वाला हम चूज करते हैं, उन 2 बच्चों को चूज करते हैं। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। ओके भाई, चलो अब बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, जहां पर हमें हॉस्टल का जो अलाउंस है उसका एग्जेम्पशन पता करनी है। सो वर्किंग नोट नंबर 2, computation of children hostel allowance which is exempt। तो हमें चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस निकालना है भाई जो एग्जेम्प्ट है। सो जो अलाउंस मिल रहा है वो 1000 रुपये महीना मिल रहा है, 12,000 रुपये का। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। इन दोनों में से जो मिनिमम है वो एग्जेम्प्ट होगा। 300 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन। ठीक है, ये कितना आया? 300 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2 लोग। दूसरा है एक्चुअल रिसीव्ड, एक्चुअल रिसीव्ड है भाई 1000 इंटू 12, ये हो गया 12,000, और 300 पर मंथ पर चाइल्ड।
7200। तो दो लिमिट हमें लॉ में दी हुई है, दोनों में से जो भी मिनिमम होगी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। कौन सी वाली मिनिमम है? 7200 मिनिमम है। मिनिमम इज ₹7200, हेंस एग्जेम्प्ट। ठीक है सर, तो मिनिमम जो है वो है 7200। चलो अब माइनस करो और अपना आंसर फटाफट ज़रा मुझे निकाल के बताओ। ठीक है सर, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो अलाउंस जो टैक्सेबल हैं इन दोनों के केस में वो हम निकाल के ले आए। आओ कंक्लूजन लिखते हैं ज़रा। कंक्लूजन लिखना, हेंस the taxable children education allowance, hence the taxable children education allowance and children hostel allowance is computed as rupees 1200 and rupees 4800 respectively in the case of Mr. Lalu Singh, in the case of Mr. Lalu Singh। अब भाई कंक्लूजन के नीचे एक नोट भी लिखना ज़रा। जो हमने चॉइस किया था ना कि तीनों में से कौन से वाले बच्चों का हम एक्चुअल रिसीव्ड को कंसिडर करेंगे, उसके लिए एक नोट भी लिखना है। एजुकेशन अलाउंस इज अलाउड फॉर, नोट नंबर 1 कंक्लूजन के नीचे लिखना है, एजुकेशन अलाउंस इज अलाउड फॉर any two children of the assessee, is allowed for any two children of the assessee, comma, therefore, comma, education allowance of the first child, therefore, education allowance of the first child, bracket open, which has the lowest CEA, of rupees 80 per month, bracket close, is not considered to avail a higher deduction, is not considered to avail a higher deduction। तो भाई ज़्यादा डिडक्शन लेने के लिए जहां पर हमें लॉ ऑप्शन दे रहा है, जहां पर लॉ प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा स्ट्रिक्टली, वहां पर ज़्यादा डिडक्शन देने के लिए हमने वो वाले बच्चे सिलेक्ट करे जिन बच्चों को अलाउंस ज़्यादा मिल रहा है, ताकि हमारा अलाउंस का एग्जेम्पशन का अमाउंट भी ज़्यादा हो जाए। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो भाई ये था इलस्ट्रेशन नंबर 5। आओ अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 6, है थोड़ा सा ज्यादा पेचीदा। आओ देखते हैं क्या। मिस्टर एंड मिसेस एक्स हैव 3 चिल्ड्रन एंड 2 ऑफ देम आर नॉट स्टडिंग। तो 3 बच्चे हैं भाई, उनमें से 2 पढ़ाई नहीं करते। हमेशा याद रखना, पढ़ाई ना करना मेरे लिए इररेलेवेंट है। मैं तो एग्जामिशन दूंगा इवन अगर पढ़ाई ना भी हो रही हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही। बोथ मिस्टर
and Mrs. X are working in A Limited, getting children education allowance rupees 500 per month. भाई दोनों हस्बैंड वाइफ को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, दोनों को कितना मिलता है? 500 रुपए पर मंथ, एंड हॉस्टल अलाउंस ऑफ रुपीज 1000 पर मंथ। तो हॉस्टल अलाउंस मिलता है टोटल रुपीज 1000 पर मंथ। कंप्यूट टैक्सेबल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल अलाउंस। आपको टैक्सेबल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस निकालना है और टैक्सेबल हॉस्टल अलाउंस निकाल के बताना है। ठीक है सर। सो इलस्ट्रेशन नंबर 6, computation of taxable CEA and CHA of Mr. and Mrs. X। Mr. and Mrs. X का taxable CEA और CHA निकाल के आपको बताना है। ठीक है सर, बता देंगे, कोई टेंशन नहीं है सर। भाई माना मिस्टर और मिसेस एक्स दोनों पति पत्नी हैं, दोनों दंपति हैं, लेकिन लॉ की निगाहों में दोनों अलग अलग इंडिविजुअल पर्सन हैं। लॉ की निगाहों में दोनों सेपरेट इंडिविजुअल हैं। लॉ की निगाहों में दोनों को अपना टैक्स अलग अलग पे करना पड़ता है, अपनी कंप्यूटेशन अलग अलग करनी पड़ती है, अपना टैक्स वैक्स सब अलग अलग जमा कराना पड़ता है। तो जो CEA और CHA की कंप्यूटेशन होगी वो भी भाई दोनों की अलग अलग होगी। बिल्कुल सर, समझ में आ गई बात सर। सो सबसे पहली चीज है अलाउंस रिसीव्ड, दूसरी चीज है अलाउंस एग्जेम्प्ट, तीसरी चीज है टैक्सेबल अलाउंस, ये होगी बैलेंसिंग फिगर माइनस करके जो आएगा वो होगी टैक्सेबल अलाउंस, और इसके बाद हम अपना लिखेंगे कंक्लूजन, हेंस के बाद अपना कंक्लूजन आ जाएगा। ठीक है सर। भाई फॉर्मेट लार्जली सेम रखना है। हाँ, अगर क्वेश्चन सीधा एग्जामिशन पूछ ले तो फिर इसकी जरूरत नहीं होती है माइनस माइनस करने की, जैसा हमने HRA वाले क्वेश्चन में किया था। डायरेक्ट एग्जामिशन पूछ ले तो आपको डायरेक्ट एग्जामिशन कंप्यूट करके दिखा देनी है बस। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। अच्छा, जब तक मैं बोर्ड को रब कर रहा हूं तब तक जरा अलाउंस रिसीव्ड तो भर दो भाई, वो तो बहुत ईजी। देखो उसमें तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, जैसे तुम अभी बैठे हो ना, अभी आधा दिमाग तुम्हारा यहाँ है, आधा दिमाग किचन में जो बन रहा है उसमें है, तुम्हें भूख भी लग रही है थोड़ी थोड़ी, है ना। तो अभी तो तुम बैठे बैठे ऐसे ही बस जो थोड़ा हल्के मूड से वीडियोस देख रहे हो, तुम अलाउंस रिसीव्ड तो यूं ही निकाल दोगे, कुछ भी नहीं है अलाउंस रिसीव्ड में। तो बस अलाउंस रिसीव्ड तुम फटाफट करके निकाल दो 2 मिनट में, जब तक मैं अपना बोर्ड रब कर देता हूं ढंग से। ठीक है सर, वो तो हम निकाल देंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है सर। सर ये आपको पता कैसे चलता है हमारे मन की बात, कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कब कैसे कर रहे हैं? अरे यही तो कमाल होता है टीचर्स का भाई। टीचर्स की जो गट फीलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और उस गट फीलिंग के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से टीचर्स को सब चीज़ें एडवांस में पता चल जाती हैं। ओह सर, अच्छा ऐसा क्या? वाह सर वाह, जादू है सर, ये तो जादू। हाँ भाई, ऐसे ही समझ लो, जादू है जादू। ओके, सो सबसे पहली बात है कि हमको कितना एजुकेशन अलाउंस, कितना हॉस्टल अलाउंस मिल रहा है? 500 रुपये पर मंथ। तो देखो, या तो क्वेश्चन मुझे कहे 500 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, ऐसा बोले तो मैं अज्यूम करूंगा कि हर एक चाइल्ड के बेसिस पे है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है ना, तो मुझे अज्यूम करना है कि 500 रुपये पर मंथ सब चिल्ड्रन को मिला के है, एक बारी 500 रुपये पर मंथ टोटल का अलाउंस मिल रहा है। मुझे ये नहीं अज्यूम करना कि ये 500 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड है, ऐसा नहीं अज्यूम करना।
ठीक है सर, तो अगर क्वेश्चन साइलेंट तो मैं एज्यूम करूंगा 500 रुपए टोटल में मिल रहा है। तो भाई चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो मिल रहा है ना, वो मिल रहा है 500 मल्टीप्लाई बाय 12, और चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस जो मिल रहा है ना, वो मिल रहा है 1000 मल्टीप्लाई बाय 12। अगेन यहां पर मिल रहा है 500 मल्टीप्लाई बाय 12, यहां मिल रहा है 1000 में, तो यहां मिल रहा है 6000, 12000। अरे सर कमाल है, हस्बैंड को भी सेम मिल रहा है, वाइफ को भी सेम मिल रहा है। हाँ भाई हाँ, जब दोनों एम्प्लॉयज हैं दोनों को मिलेगा ना। मैंने तुम्हें बताया था अलाउंसेस की पॉलिसी कंपनी वाइड बिल्कुल सेम होती है। पूरी कंपनी में जो अलाउंस मिलता है हर एक एम्प्लॉय को सेम मिलता है, ग्रेडिंग के हिसाब से, लेवल के हिसाब से। ठीक है सर, तो बस अब टारगेट क्या, सबसे मुश्किल बात क्या, मुश्किल बात ये कि अगर तुम मुझे बता दो कि एग्जेम्पशन का अमाउंट कितना होगा तो मेरी एग्जेम्पशन कैलकुलेट हो जाएगी और मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा। अगर तुम मुझे एग्जेम्पशन का अमाउंट नहीं बता पाओगे तो भाई मुझे आएगी दिक्कत। तो ठीक है सर, एग्जेम्पशन का अमाउंट पता करते हैं बाय वे ऑफ अ वर्किंग नोट। सो वर्किंग नोट नंबर 1, computation of exempt portion of children education allowance। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का एग्जेम्प्ट पोर्शन हमको निकाल के लाना है। ठीक है सर। अरे सर आप कहाँ चले गए? यहीं हूँ, टेंशन मत लो, तुम ज़रा दिमाग लगाओ कि ये एग्जेम्पशन कैसे निकल के आएगी। चलो देखते हैं। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। क्या है वो मिनिमम? नंबर 1, ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन। ठीक है, ये क्या बनेगा? 100 रुपए मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 2400। सेकेंड, अलाउंस रिसीव्ड। रिसीव्ड तो भाई टोटल में हुई है 500 रुपए पर मंथ। अब 500 रुपए पर मंथ, ये 1 बच्चा 2 बच्चा 3 बच्चा ऐसा स्पेसिफाइड नहीं है, तो बस मैं तो टोटल ले लूंगा 500 रुपए पर मंथ जो रिसीव हुई है। 6000 रुपए रिसीव हुई है। बताना इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है? मिनिमम इज इक्वल टू ₹2400, हेंस एग्जेम्प्ट। बिल्कुल भाई, तो जो एग्जेम्पशन का अमाउंट है वो है 2400। इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है? 2400 मिनिमम है, तो मिनिमम तुम्हारा एग्जेम्प्ट होगा। अच्छा, अब ध्यान देने वाली बात ये कि 2400 ही मिस्टर एक्स के रिस्पेक्ट में टैक्सेबल एग्जेम्प्ट होगा और 2400 ही मिसेस एक्स के रिस्पेक्ट में भी एग्जेम्प्ट होगा। दोनों के रिस्पेक्ट में सेम अमाउंट भाई एग्जेम्प्ट होगा। हाँ सर। सर एक बात बताओ, मिस्टर एक्स और मिसेस एक्स के बच्चे तो सेम होंगे ना? ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है मिस्टर एक्स का अफेयर चल रहा हो कहीं बाहर और मिस्टर एक्स के कोई और बच्चे हों, मिसेस एक्स के कोई और बच्चे हों। नालायक, ये उल्टी सीधी बातें मत सोचा करो, सीधे सीधे सोचा करो। हमेशा गलत बात ही दिमाग में आती है तुम्हारे, कभी कोई अच्छी बात या सही बात दिमाग में नहीं आती। नालायक। ऑफ कोर्स दोनों के बच्चे सेम होंगे, दोनों के बच्चे में कोई फर्क नहीं होगा, दोनों के बच्चे बिल्कुल सेम होंगे। मिस्टर एक्स और मिसेस एक्स के ए और बी समझ लो बच्चे हैं, तो सर
क्या सेम बच्चों के रिस्पेक्ट में 2 बार एग्जेम्पशन मिल गई? क्या सेम बच्चों के रिस्पेक्ट में 2 बार एग्जेम्पशन मिल गई? हां भाई हां, सेम बच्चों के रिस्पेक्ट में 2 बार एग्जेम्पशन मिल गई, क्योंकि असेसी 2 अलग अलग थे, पर्सन 2 अलग अलग थे, तो 2 अलग अलग पर्सन को 2 अलग अलग एग्जेम्पशन मिली। अब बाय चांस बच्चे दोनों के कॉमन है तो भी दोनों को अलग अलग एग्जेम्पशन मिलेगी। 2400 रुपए की एग्जेम्पशन मिलेगी मिस्टर एक्स को और 2400 रुपए की एग्जेम्पशन मिलेगी मिसेज एक्स को। दोनों को अलग अलग एग्जेम्पशन मिलेगी क्योंकि दोनों दोनों इंडिपेंडेंट पर्सन हैं। अच्छा सर, ठीक है, बात समझ में आई है। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे कॉमन है। कंप्यूटेशन ऑफ exempt portion of children hostel allowance. Minimum of the following is exempt. Number 1, rupees 300 per month per child, which is equal to 300 multiplied by 12 multiplied by 2, which is 7200, and actual received कितना है भाई? 12,000 मल्टीप्लाई बाय 12। तो इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है भाई? नेचुरली इन दोनों में से मिनिमम है 7200। सो मिनिमम इज इक्वल टू ₹7200, हैंस एग्जेम्प्ट। 7200 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगेन सर, 7200 मिस्टर एक्स के केस में भी एग्जेम्प्ट होगा, बिल्कुल। 7200 मिसेज एक्स के केस में भी एग्जेम्प्ट होगा, बिल्कुल। सेम अमाउंट दो लोगों के हाथ में, सेम अमाउंट तो नहीं है भाई। मिस्टर एक्स की सैलरी अलग, मिसेज एक्स की सैलरी अलग। मिस्टर एक्स को अलग से अलाउंस मिलता है, मिसेज एक्स को अलग से अलाउंस मिलता है। दोनों को अलग अलग से अलाउंस मिल रहा है, 2 अलाउंसेस मिल रहे हैं। लेकिन हाँ, बच्चे कॉमन है, फिर भी जो एग्जेम्पशन मिलेगी वो दोनों दंपति को मिलेगी। ओहो सर, एक चीज तो भूल ही गए। वो क्या भाई? क्या भूल गए? जल्दी बताओ सर, पढ़ो। हाँ पढ़ रहा हूं, बताओ क्या। मिस्टर एंड मिसेज एक्स हैव 3 चिल्ड्रन एंड 2 ऑफ देम आर नॉट स्टडिंग। ओहो, 2 बच्चे तो पढ़ ही नहीं रहे, सिर्फ एक ही तो पढ़ रहा है। तो सर यहां 1 आना चाहिए या 2 आने चाहिए? 2 नहीं पढ़ रहे, सिर्फ 1 पढ़ रहा है। तो जो अलाउंस का एग्जेम्पशन मिलेगा वो 1 को मिलेगा या दोनों के रिस्पेक्ट में मिलेगा? दोनों के रिस्पेक्ट में मिलेगा। ध्यान रखना, जो मैंने तुम्हें पहले बात बताई थी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पढ़ाई एक्चुअल हो रही है नहीं हो रही, खर्चा एक्चुअल हो रहा है नहीं हो रहा। ये फर्क पड़ता था रेंट वाले अलाउंस में। इस अलाउंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे दोनों बच्चे पढ़ रहे हो, चाहे बच्चे ना पढ़ रहे हो, चाहे खर्चा एक्चुअल हो रहा हो, चाहे ना हो रहा हो। मेरा अमाउंट जो एग्जेम्प्ट होगा वो अमाउंट भाई एग्जेम्प्ट होगा ही होगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं या दोनों बच्चे नहीं पढ़ रहे। ठीक है सर, याद आ गया सर। ठीक है, अब निकाल दो फटाफट से कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट रहेगा। $3600 $4800 4800 ये आ गया अमाउंट विच इज टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट वाले को माइनस करने के बाद। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। कंक्लूजन लिखना जरा। hence the taxable amount, the taxable allowance in hands of Mr. X and Mrs. X, the taxable allowance in hands of Mr. X and Mrs. X
is computed as under number 1 children education allowance. Number 1 children education allowance is equal to 3600. Number 2 children hostel allowance is equal to rupees 4800 is equal to rupees 4800. ठीक है सर बात समझ में आ गई। तो ये था भाई ये क्वेश्चन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का और चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस का। ठीक है सर, तो आओ अब स्टार्ट करते हैं अपने अगले अलाउंसेस। और अपने अगले अलाउंसेस में जो अब हमारा अलाउंस आ रहा है वो अलाउंस है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। एन अलाउंस इन केस ऑफ ब्लाइंड, डेफ, डम, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। तो ये अलाउंस सिर्फ और सिर्फ किन लोगों को मिलता है? जो लोग ब्लाइंड हैं, आंखों से देख नहीं सकते, डेफ एंड डम है, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है, मतलब इनके हाथ पैर नहीं है भाई। इन 3 लोगों को ही ये वाला अलाउंस मिलता है और किसी को ये अलाउंस का एग्जामिशन नहीं मिलता। अगर और किसी को ये वाला अलाउंस मिलेगा तो ये वाला अलाउंस उन सब के लिए फुल्ली टैक्सेबल होगा। सिर्फ इन 3 कैटेगरी के लिए ये वाला अलाउंस पार्टली टैक्सेबल और पार्टली नॉन टैक्सेबल होगा। आओ देखते हैं कैसे। टू मीट एक्सपेंडिचर फॉर द पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग बिटवीन प्लेस ऑफ रेजिडेंस एंड प्लेस ऑफ ड्यूटी। तो घर से ऑफिस जाने तक अगर कोई अलाउंस आपको मिल रहा है और तमाम लोगों के लिए और सब लोगों के लिए फुल्ली टैक्सेबल, सिर्फ और सिर्फ इस कैटेगरी के लोगों के लिए पार्टली टैक्सेबल, पार्टली एग्जेम्प्ट। क्या होगा? मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और 3200 पर मंथ। देखा तुमने बाकी सारे अलाउंस कैसे कंजूसी की तरह बूंद बूंद करके टपकाते थे। 100 रुपए के एग्जामिशन ले लो, 300 रुपए के एग्जामिशन ले लो पर मंथ, और ये वाला कितना मोटा बेनिफिट दिया है, 3200 रुपीज पर मंथ। तो पर एनम का कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा आपका? पर एनम का आपका अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा 38,400। और अगर ये अमाउंट किसी नॉर्मल पर्सन को मिलेगा तो वो हो जाएगा फुल्ली टैक्सेबल। जी सर, ठीक है सर, ये बात समझ में आई। तो ये था भाई इस वाले अलाउंस का अमाउंट 3200 एंड एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। देन ट्रक ड्राइवर्स सैलरी। अब भाई अगर आपका ट्रक ड्राइवर है और उसकी सैलरी आप दे रहे हो, ट्रक ड्राइवर की सैलरी दे रहे हो, तो ट्रक जब एक सिटी से दूसरे सिटी जाता है तो सैलरी के अलावा भाई बहुत सारी और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप अपने ट्रक ड्राइवर को देते हो। जैसे हो सकता है उसको खाने पीने के लिए कुछ अलाउंस दे रहे हो, वो अपने कुछ खर्चे मीट कर सके, इस तरह के कुछ अलाउंस दे रहे हो, तो ट्रक ड्राइवर्स अलाउंस होता है। एनी अलाउंस बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड ग्रांटेड टू एम्प्लॉय वर्किंग इन अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट कंपनी का जो एम्प्लॉय है उसे ही ये वाला अलाउंस का एग्जामिशन अलाउड होता है। To meet his personal expenditure during his duty performed in the course of running such transport। तो उसको जो भी अलाउंस मिलता है पर्सनल एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज जर्नी, उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस। प्रोवाइडेड सच एम्प्लॉय इज नॉट इन रिसीट ऑफ डेली अलाउंस। तो अगर एक एम्प्लॉय है जिसको ट्रांसपोर्ट कंपनी का एम्प्लॉय है, कोई भी एम्प्लॉय नहीं, सिर्फ ट्रांसपोर्ट कंपनी का एम्प्लॉय जिसे डेली अलाउंस भी मिलता है और जिसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता है, उसके लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया फुल्ली टैक्सेबल। लेकिन वो वाला एम्प्लॉय जिसको डेली अलाउंस तो नहीं मिलता भाई, उसको डेली अलाउंस नहीं मिलता, उसको सिर्फ ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, उसके लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस में थोड़ी सी छूट मिलेगी। सर ये क्या होता है डेली अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस? मैं तुम्हें बताता हूं सीधा सा डिफरेंस। डेली अलाउंस होता है पर डियम। पर डियम मतलब ट्रांसपोर्ट कंपनी कहेगी सुनो ड्राइवर, मैं तुम्हें 500 रुपए पर डे के हिसाब से खर्चे के लिए तुम्हें देता हूं, ये लो खर्चे के लिए अपने खर्चे पूरे करो, 500 रुपए पर डे के हिसाब से मैं तुम्हें खर्चे का देता हूं। अब मुझे कुछ नहीं मतलब, तुम इस 500 रुपए से साबुन खरीदो, तौलिया खरीदो, खाना खरीदो, चप्पल खरीदो, कपड़े खरीदो, मुझे कुछ नहीं पता, तुम बस अपना ये खर्चा इससे निपटा लो, इसके ओवर एंड अबव मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। दिस इज नोन एज डेली अलाउंस। और इसके ऑपोजिट ट्रांसपोर्ट अलाउंस।
जो कि अगर एम्प्लॉयर बोलता है अपने एम्प्लॉय को कि सुनो एम्प्लॉय, तुम खाने के लिए 200 रुपये रोज के रखो अपने पास, मैं तुम्हें अलाउंस दूंगा, 200 रुपये रोज का तुम्हारा खाना होगा भाई, और तुमको लॉन्ड्री के लिए, क्योंकि तुम कपड़े धुलवाओगे कहीं पर, तो तुम्हें लॉन्ड्री के लिए 100 रुपये रोज का मैं खर्चे की तरह दूंगा, प्लस तुम्हारे कुछ और खर्चे हैं जो जरूरी खर्चे हैं, उनके लिए 100 रुपये और मैं तुम्हें रोज का दूंगा। तो जब इस तरह से आपका अलाउंस किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बन जाता है तो उसे बोलते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस। लेकिन जब आप सबको एक्यूमुलेट करके बोलते हो भाई एक दफा तुम मेरे से डेली अलाउंस ले लो 500 रुपये रोज का, मैं अब इसके बाद तुम्हारे को कुछ नहीं दे पाऊंगा, अब इससे तुम कुछ भी करो, खाओ पियो, कपड़ा खरीदो, जूते खरीदो, कुछ भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर किसी को डेली अलाउंस मिल रहा है तो उसको ये वाली एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। ट्रक ड्राइवर्स अलाउंस की जो एग्जेम्पशन अब हम पढ़ने जा रहे हैं ये नहीं मिलेगी उन लोगों को जिनको डेली अलाउंस मिल रहा है, क्योंकि भाई डबल बेनिफिट हो रहा है उनका। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के थ्रू भी आप उन्हें पैसा दे रहे हो और डेली अलाउंस के थ्रू भी आप उन्हें पैसा दे रहे हो, आप उन्हें डबल बेनिफिट पहुंचा रहे हो। और अगर आप उन्हें डबल बेनिफिट पहुंचा रहे हो, भारत सरकार कहती है मैं दोनों पे आपसे टैक्स ले लूंगी, डेली अलाउंस पे भी और ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे भी। आओ पढ़ते हैं। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट। तो इन दोनों में से मिनिमम चीज एग्जेम्प्ट होगी भाई। 70% ऑफ द अलाउंस, जितना भी अलाउंस रिसीव हुआ है उसका 70% अमाउंट ले लो। तो टोटल अमाउंट रिसीट इसमें नहीं लिखा गया है, इसमें 70% ऑफ द रिसीट लिखा गया है। और ₹10,000 पर मंथ टैक्स पॉइंट इफ द assessee is in receipt of daily allowance then above allowance shall be fully taxable। तो भाई 10,000 की अपर लिमिट है, पर मंथ 10,000 रुपये आपको ये वाला अलाउंस एग्जेम्प्ट होगा। अगर 70% ऑफ द अलाउंस उससे ज़्यादा हुआ तो 10,000 रुपये अपर लिमिट है। अगर 70% ऑफ द अलाउंस कम हुआ 10,000 से तो हम 70% ऑफ अलाउंस लेंगे। सो ये है ट्रक ड्राइवर्स अलाउंस। ठीक है सर, आगे आ जाओ। अलाउंस एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। तो भाई याद है पार्टली एग्जेम्प्ट पार्टली टैक्सेबल की कैटेगरी में हमने एक कैटेगरी पढ़ी थी जिसके अंदर जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर करोगे, कुछ अलाउंस ऐसे होते हैं कि उस एक्सटेंट तक एग्जेम्प्ट होंगे, और जितना तुमने बचा लिया और अपनी जेब में रख लिया वो वाला अलाउंस हमारे लिए टैक्सेबल हो जाएगा। आओ उस कैटेगरी में जो जो अलाउंस आते हैं उनको पढ़ते हैं। सो एग्जेम्पशन है अंडर सेक्शन 1014(1). सेक्शन 1014(1) है जिसके अगेंस्ट एग्जेम्पशन आती है, जिसके अंडर एग्जेम्पशन आती है। टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ अफोरसेड अलाउंस, टैक्स ट्रीटमेंट बताया हुआ है भाई। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्टेड। मिनिमम आपको एग्जेम्प्ट करना है। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, आपको कितना एक्चुअल अमाउंट मिला, और एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर सच पर्पस, कितना आपने एक्चुअली अमाउंट को इनकर किया। तो जितना अमाउंट मिला वर्सेस जितना आपने एक्सपेंडिचर इनकर किया, दोनों में से जो भी कम होगा उसका हम आपको एग्जेम्पशन दे देंगे इस पर्टिकुलर अलाउंस में। आओ पढ़ते हैं। ट्रैवल और ट्रांसफर अलाउंस। अब देखो मैंने आपको डिफरेंस बताया था ट्रैवल अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस में। ट्रैवल अलाउंस होता है कि आप जब ऑफिशियल पर्पस से कहीं भी जाते हो, किसी भी क्लाइंट से मिलने जाते हो, या फिर आपका एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रांसफर होता है और ट्रांसफर होते वक्त आपको कुछ खर्चे मिलते हैं, तो वो इस वाली कैटेगरी में एलिजिबल होगा। एन अलाउंस बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल एंड टूर। Cost of travel includes any sum paid in connection with transfer, packing and transportation of personal effects on such transfer। तो जो भी खर्चा आपने अपने पर्सनल इफेक्ट्स को ट्रांसफर करने में लगाया है, सपोज आपका दिल्ली से बैंगलोर तबादला हो गया है, आप अपना घर का सामान भिजवाओगे, ऑब्वियसली प्लेन से नहीं जा सकता तो बाय रोड जाएगा, तो लग जाएंगे 1 हफ्ता 2 हफ्ता। उस केस में भाई ये वाला अमाउंट टैक्सेबल होगा टू द एक्सटेंट यू हैव सेव्ड द मनी। टू द एक्सटेंट यू हैव इनकर्ड एक्सपेंडिचर, ये अमाउंट फुल्ली नॉन टैक्सेबल होगा। ठीक है सर। देन डेली अलाउंस, मैंने आपको बताया था डेली अलाउंस जो रोजमर्रा पे मिलता है। एनी अलाउंस बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड ग्रांटेड ऑन टूर फॉर period of journey in connection with transfer to meet the ordinary daily change charges incurred by the employee on account of absence from his normal place of duty। तो डेली अलाउंस कई कंपनीज देती हैं, वो कहती हैं भाई हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए अलग अलग नहीं देंगे, हम फिक्स कर देते हैं कि हम तुम्हें 10,000 रुपये महीना देंगे। अब जब ट्रांसफ़र हो जाए तुम्हारा कंप्लीट, तब 10,000 रुपये का तुम मुझे बता देना कितना खर्चा हुआ। जितना खर्चा होगा उतना खर्चा तो भाई हम अपने सैलरी में से तुम्हें डिडक्ट करके दिखा देंगे, तुम्हें टैक्स फ्री कर देंगे। जो खर्चा नहीं हुआ, जो पैसा तुमने अपने पास सेव किया, उस खर्चे को हम तुम्हारे हाथ में फुल्ली टैक्सेबल कर देंगे। ठीक है सर। देन कन्वेंस अलाउंस, एनी अलाउंस मेड टू मीट एक्सपेंडिचर ऑन कन्वेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज। तो ऑफिस से क्लाइंट प्लेस पर जाने का खर्चा होता है कन्वेंस अलाउंस। प्रोवाइडेड फ्री कन्वेंस इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर ने
फ्री कन्वेंस प्रोवाइड कर दिया है तो भाई एग्जामिशन नहीं मिलेगी इस कन्वेंस अलाउंस की, क्योंकि आपकी जेब से तो कुछ लगा ही नहीं, आपकी जेब से तो जीरो अमाउंट लगा. So conveyance allowance will be taxable only to the extent of the amount not expended by you. जो आपने एक्सपेंस ऑफ नहीं किया उस अमाउंट को हम टैक्सेबल मानेंगे. टैक्स पॉइंट एक्सपेंडिचर फॉर कवरिंग जर्नी बिटवीन ऑफिस एंड रेजिडेंट इज नॉट एन एक्सपेंडिचर in performance of duties of office and consequently not covered under this allowance. रेफर ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हम अभी करके आ रहे हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस. हेल्पर या असिस्टेंट अलाउंस, अब मैंने आपको बताया था ये होता है ऑफिशियल नीड्स, ये ना पर्सनल नीड्स के लिए नहीं होता, ये ऑफिशियल नीड्स के लिए होता है. तो ये भी उस एक्सटेंट तक टैक्सेबल है जिस एक्सटेंट तक आपने पैसे बचा लिए. तो बॉस ने आपको 12,000 रुपए का सेक्रेटरी हायर करने के लिए दिया, आपने 8,000 में ही हायर कर लिया, 4,000 रुपए का सेविंग हो गया आपको. बॉस कहेगा 4,000 रुपए पे लाओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स दे दो, तुम्हारी ये सैलरी मानी जाएगी. टैक्स पॉइंट सर्वेंट अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल. Research allowance, any allowance by whatever name called, granted to encourage academic, research and other professional pursuits. This allowance may also be termed as professional development or academic allowance. ठीक है सर. Then uniform allowance. Any allowance by whatever name called to meet the expenditure on purchase of maintenance of uniform during the performance of an office. Tax point uniform allowance is different from dress allowance. Dress allowance is fully taxable. तो अगर आपको यूनिफॉर्म अलाउंस दिया जा रहा है, भाई यूनिफॉर्म के लिए आपको अलाउंस दिया जा रहा है, आपकी फिक्स्ड यूनिफॉर्म है जिसके लिए आपको पैसे दिए जा रहे हैं कि आपको यही यूनिफॉर्म सिलवानी है, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर. और अगर आपको ड्रेस अलाउंस मिल रहा है, मतलब आपको कुछ फैंसी ड्रेस पहन के आनी है, आपको कुछ नई इनोवेटिव ड्रेस पहन के आनी है ऑन पर्टिकुलर ओकेजन, एट दैट पॉइंट इन टाइम डेली ड्रेस एक्सपेंस जो ड्रेस अलाउंस होता है वो फुल्ली टैक्सेबल माना जाएगा.